बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात से बात प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातियानी, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाजरीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे मौजूदा सियासी मंजरनामा, इस्तीफ़े, गिरफ्तारियाँ और कराची की मेयरशिप, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है, चेयरमैन है सेविंग होम के और मेमन लीडरशिप फॉर्म यूएई के चैप्टर के चेयरमैन है और बिजनेसमैन है और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से तज्जिया करते हैं मुल्की हालात के ऊपर। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा इकबाल अडवाणी साहब, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे दूसरे मेहमान है सीनियर तजिया निगार है, मुल्की माशी, सियासी और अवामी मसाइल पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं जनाब मिर्ज़ा आलम बेग साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इकबाल साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि हमने एक बात सुनी, हमारी काबिश इक़्तिदार नहीं मुल्क के लिए है, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। इमरान खान साहब की सियासत को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इमरान खान की सियासत जितना मैंने जितना नोट किया है कि काफ़ी एग्रेसिव रहे हैं हर वक्त। सियासतदान को इतना एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। सियासत में ऐसा होता है कि वक्त के साथ साथ आपको तबीयत में झुकाव होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सियासत ऐसी चीज़ है जो सबको लेकर चलने का नाम है। इमरान खान में ये क्वालिटी मुझे नज़र नहीं आई कि वो सबको लेकर चलें। उनके साथ जो मैंने देखा, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो जो इनसे जो मुत्तफिक नहीं है इनकी किसी बात से, वो इनको एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर कोई सियासतदान इस तरह की सोच रखता है कि जो मैं कहूँ सामने वाला वही कहे, अगर इस तरह की सोच है तो वो सियासत में ज़्यादा टाइम नहीं चल सकता। सियासत एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको सबको लेकर चलना होता है, दूसरों की बातें सुननी होती हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, खान साहब एक ऐसे सियासतदान हैं जिनको किसी और की किसी बात को सुनने के लिए वो तैयार नहीं है। जो इनकी बातों में हाँ में हाँ मिलाए उसको वो अपने साथ रखते हैं। इकबाल साहब, आप भी देखें तो सही, लोग इनके साथ बहुत है, काफ़ी लोग इनके साथ ज्वाइन है और इनकी एक आवाज़ के ऊपर लोग निकलते भी तो हैं, ये भी तो देखें आप। देखें, लोग आज इनके साथ बहुत हैं। अगर आप इनको कंपैरिजन करें जुल्फ़िकार अली भुट्टो से एज ए लीडर, तो देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब 5 साल गवर्नमेंट की, इसके बाद वो काफ़ी मकबूल थे। उस वक्त गवर्नमेंट करने के बाद साथ में 9 सितारे इनके सामने थे, जो भी थे, काफ़ी एक तरह से बड़ा ग्रुप, सब पार्टी एक तरफ हो गई थी, लेकिन उस वक्त भी वो काफ़ी पॉपुलर थे। खान साहब का, जब खान साहब ने 3.5 साल गवर्नमेंट की, उस वक्त 4 साल जब भी गए उस वक्त पॉपुलर नहीं थे, उस वक्त लोग नहीं थे इनके साथ, ये आप देख लें। इनके साथ उस वक्त लोग आए जब जो नई गवर्नमेंट आई वो कुछ डिलीवर नहीं कर पाए। उनकी नाकामी, उनकी बैड परफॉर्मेंस की वजह से लोग इनके साथ आज जुड़े हुए हैं। इसमें खान साहब ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से लोग इनसे जुड़े हैं। खान साहब, अगर आज खान साहब के साथ लोग जुड़े हुए हैं, उनकी वजह ये है कि जो नई गवर्नमेंट आई थी वो 1 साल में कुछ ऐसे काम कर गई जिसकी वजह से उनकी मकबूलियत ख़त्म हो गई और उनके पास अब आम आदमी के पास, आवाम के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, जिसकी वजह से खान साहब के पास लोग हैं। खान साहब ने मुझे बताया 3.5-4 साल जो गवर्नमेंट की, उसमें कोई एक ऐसा काम हो जिसको वो बता पा रहे हो नहीं। ये खामियां निकाल रहे हैं पीडीएम की गवर्नमेंट के ऊपर कि ये काम नहीं कर पाई, और सही बात है, लेकिन हमने कुछ काम किया वो आज तक बता पाए। तो मकसद मेरा कहने का ये है, खान साहब की आज की जो मकबूलियत है वो पीडीएम की बैड परफॉर्मेंस की वजह से है। लोग इनके साथ जुड़े हुए जो आप कह रहे हैं, उसकी वजह ये है कि पीडीएम जो गवर्नमेंट है ये वाली, उनकी परफॉर्मेंस इतनी ख़राब रही है कि आम लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। बस इस पर आपसे गुफ्तगू करते हैं क्योंकि विरसे की एक सियासत भी तो चल रही है कि ये मुल्क के अंदर यूँ था, ख़त्म हुआ तो ही हम आगे बढ़े। अच्छा, आपकी तरफ आता है मिर्ज़ा आलम बेग साहब, जिस तरीके से इकबाल साहब हमें ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी परफॉर्मेंस, कोई ऐसी चीज़ नहीं, क्या आप इससे मुत्तफ़िक़ है? इमरान खान साहब के साथ इतनी आवाम को देख रहे हैं और लोग देख रहे हैं, है कुछ साथ या ऐसा ही? देखिए, मैं इनकी बात से बिल्कुल 100% मुत्तफ़िक़ हूँ, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती हैं। और ये राय खाली हमारी नहीं है, बल्कि उस तक बैठी हुई जो आवाम है उनको भी ये बात पता है कि ये बात जो कही जा रही है बरमला है। दूसरी बात रही सबसे बड़ी कि देखें, सियासत का मकसद जो होता है ना, वो खाली रियासत का, इक़्तिदार का उसूल नहीं होता या उसका हुसूल नहीं होता। सियासत तो एक इबादत थी ना, आज आपने उसको कहाँ लाके खड़ा कर दिया है। तो यही वजह है जिसकी वजह से जब ये हम देखते हैं मौजूदा हुकूमत को या खान साहब की हुकूमत को, दोनों में कम से कम एक बात जरूर मुश्तरक नजर आती है कि दोनों डिलीवर करने में नाकाम हो चुके हैं, जिसकी वजह से आज जो है ये सोदाल सामने। नहीं तो कौन करेगा डिलीवर? अब इस वक्त कौन सी ऐसी पार्टी आपको नज़र आ रही है कि जो डिलीवर कर सकती है, जिससे आवाम उम्मीद रखें? देखें, सबसे बड़ी बात जो इस टाइम मौजूदा सूरत हाल, अगर इसमें बात करते हैं
तो फौरी ज़रूरत है एक ऐसी हुकूमत की जो कौमी हुकूमत के नाम पर तश्कील दी जाए, जिसमें गैर मुतनाज़ शख्सियत को दावत दी जाए, जिनके पास तजुर्बा हो, चाहे वो तजुर्बा जरूरी नहीं कि हुकूमत चलाने का हो, या ये भी जरूरी नहीं कि उनके पीछे कोई सियासी उनका कोई बैकग्राउंड है या नहीं है। बेसिक ये है कि उनको देखना चाहिए कि इस मुल्क को किस चीज़ की ज़रूरत है और वो उस चीज़ को डिलीवर करने के अहल होते हैं या नहीं होते। इसका अब दो तरीक़ार है, एक अवामी तरीक़ार है जो फौरी तौर पर इसलिए नहीं हो सकता कि आपको पता है मुल्क की माशी हालात बहुत अबतरी का शिकार हैं। दूसरी तरफ ये होता है कि जो लोग इस हुकूमत के साथ बैठ कर मुज़ाकरात करें, ख़ास तौर पर वो जिसको हम बाज़ औक़ात इस्टेब्लिशमेंट का भी नाम देते हैं, बाज़ औक़ात हम उसको कहते हैं जी एक गैर मरई हाथ, एक गैर दिखने वाला हाथ जो है वो बैठा हुआ है पीछे, वो सबको ला रहा है ले जा रहा है। यानी पहले ज़माने में आपने देखा हुआ कठपुतली का गेम होता था, पस्से पर्दा कुछ होता था और सामने कुछ और होता था। तो इस वक्त भी सूरत हाल ऐसी है। ऐसे में ऐसे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कौमी हुकूमत बनाई जाए जो गैर मुतनाज़ा हो, और उसके लिए सबसे पहले ये टारगेट दिया जाए कि टाइम पीरियड कोई नहीं रखा जाए। टाइम पीरियड ये हो कि सबसे पहले हमारे माशी बहरान से निकाला जाए, फिर हमें सियासी इंतशार से निकाला जाए। वरना आज आप एक के बजाय दूसरों को लेके आएंगे तो मैं ना मानूँ कि गिरदान शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये जो सियासतदान है ये इस चीज़ के अंदर रच बस गए हैं। इनका जो उसूल है वो इस वक्त सिर्फ इक़्तिदार का उसूल है। वरना मैं नहीं मानता कि अगर आप अपोजिशन में बैठे हुए और अपोजिशन में बैठ के आवाम को सहूलत न दे सकें। कहाँ लिखा है कि हुकूमत को आप रोड पर लेकर आए? कहाँ लिखा है कि हुकूमत को इस तरीके से इस जगह पर लेकर आ जाए जहाँ उसके लिए दीवार के सामने कुछ है ही नहीं? इस वक्त पूरी कौम ने देखा जो आपने सूरत हाल हो रही है। तो दोनों ही पार्टियां इस तरफ जा रही है ना, वो इक़्तिदार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो इक़्तिदार को लेने के लिए तैयार है। तो दोनों ही इसी जी मैंने इसलिए तो कहा ना आपसे, देखें कि दोनों का मकसद इसलिए इक़्तिदार का हुसूल है ना। आप सियासत के मायने देख लेना क्या है, सियासत के मायने इक़्तिदार का हुसूल थोड़ी है या रियासत का हुसूल है, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। अच्छा इकबाल साहब आपकी तरफ आता हूँ कि जो इस्तीफ़े की अभी इन दिनों आप देख रहे हो कि इस्तीफ़े की बिल्कुल चल रहा है कि इस्तीफ़े लोग पीटीआई के हवाले से दे रहे हैं। तो अभी मैं देख रहा था बाबा नवान साहब कह रहे हैं कि हमें इन इस्तीफ़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब तो हम इनको और अच्छा है कि हम अपनी नौजवान की आदत को आगे लेकर आएंगे। क्या देखते हैं कि अब नौजवान की आदत आगे आती हुई नज़र आ रही है? ये इस्तीफ़े क्या दिखा रहे हैं? मतलब इस्तीफ़े यही दिखा रहे हैं ना कि जो जिस तरह आए थे वो उसी तरह जा रहे हैं। तो वो हवा के रुख के साथ जो चलते हैं वो तो सब चले गए, अभी जो हैं वो भी हवा के रुख के साथ ही आए हुए थे, लेकिन अभी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है वो जाएँ कहाँ। कोई 3 पार्टी छोड़ के पहले से आया हुआ है, कोई 2 पार्टी छोड़ के आया हुआ है। जैसे मैं फवाद चौधरी को आप ले लें, पीपल्स पार्टी में थे, इससे पहले मुशर्रफ, काफ लीग, तो सब पार्टियां छोड़ छोड़ के आए हैं। तो जिनके पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं हो तो वो तो अभी भी खान साहब के साथ खड़े हैं। कुछ ऐसे में खान साहब के साथ प्रॉब्लम क्या रही है, खान साहब के साथ जो उसके जेन्युइन साथी थे, जो जब पार्टी बनी थी उस वक्त के जो साथ थे, खान साहब ने सबको निकाल दिया ना। आस्ते आस्ते वो सब चले गए। खान साहब ने कदर नहीं की अच्छे लोगों की, ये भी आप बात मान लें। आज भी खान साहब के इर्द गिर्द वो लोग हैं जो खान साहब को कभी भी छोड़ के चले जाएंगे। खान साहब ने कभी भी छोड़ के चले जाएंगे, मतलब कुछ और इशारे हैं आपके? हाँ, कभी भी छोड़, वो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा खान साहब को काफ़ी लोग और भी छोड़ेंगे। मकसद कहने का ये, वो भी आए थे किसी ना किसी रीज़न के तहत, और जैसे जैसे उनको लगेगा कि अब प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो रही है तो भी चले जाएंगे। क्योंकि आप मेरा एक अंदाज़ा है, मेरी एक नॉलेज, मेरी मालूमात के हिसाब से आज की तारीख में खान साहब के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, तीसरा नहीं है। या तो वो मिलिट्री कोर्ट को फेस करें, जो भी है, जो सज़ाएं होती हैं उनको फेस करें, या वो मुल्क छोड़ के चले जाएं। खान साहब के पास तीसरा ऑप्शन नहीं है। आपको जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी कि खान साहब के पास यही ऑप्शन है। और ये खान साहब, यहाँ तक खान साहब को किसी और ने नहीं पहुँचाया, खान साहब की एग्रेसिव पॉलिसी ने पहुँचाया। अगर खान साहब सियासत करते तो खान साहब अभी मुझे लगता है दोबारा वज़ीर आज़म बन गए होते। असेंबली नहीं तोड़ते, नेशनल असेंबली से इस्तीफ़े नहीं देते, उसमें बैठते, और मुझे लगता है कि अगर वो खामोशी से भी बैठते ना तो अभी तक वज़ीर आज़म बन चुके होते। इनकी एग्रेसिव पॉलिसी, क्या एग्रेसिव पॉलिसी, इनकी सोच क्या है कि इनको कोई दूसरा आदमी एक्सेप्टेबल नहीं है। इनका मकसद क्या था, सब पावर मेरे पास हो, चीफ जस्टिस मेरी मर्ज़ी का हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मेरी मर्ज़ी का हो, सब इदारे मेरे कंट्रोल में रहें। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मकसद कहने का ये कि वही बात हो गई जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो हिटलर के साथ प्रॉब्लम हुई। एक इलाका, एक मुल्क फतेह किया, फिर दूसरा करना है, दूसरा क्या, तीसरा भी करना है। बढ़ते बढ़ते आखिर में वो रसिया के पास चला गया और वहाँ उसकी
डिफीट हो गई। नहीं, आपका कहने का मतलब ये है कि स्टेप बाय स्टेप जाते तो थोड़ा सा अच्छा था, लेकिन ये बहुत फास्ट गए, इसी वजह से ये माइनस। सियासतदान का तो मकसद यही होना चाहिए कि मुझे हर सियासी पार्टी को लेकर चलना है। खान साहब सब चोर सब डाकू, सही है। अब उन डाकू में से, उन चोर में अगर खान साहब के पास जो आ जाते थे लोग, वो हाजी हो जाते थे। जो नहीं आते थे वो डाकू चोर थे। जैसे परवेज इलाही पंजाब के सबसे बड़े डाकू, जब इनके साथ आ गए तो हाजी हो गए। फवाद चौधरी पहले क्या थे, जब इनके साथ हो गए तो हाजी हो गए। बाबर एवान हाजी हो गए। शेख रशीद, जिनको ये चपरासी रखने के लिए तैयार नहीं थे, इनके पास आ गए, अकाउंटेंट बन गए। मतलब कहने का ये है, इन्हीं की कहीं भी बात कह रहे। तिजारती पॉलिसी के हवाले से क्या कहेंगे कि तिजारती पॉलिसी इमरान खान साहब की अच्छी थी या पीडीएम की अच्छी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, तिजारती पॉलिसी तो मुझे लगता है दोनों की सही नहीं थी। पाकिस्तान में अभी तक इकोनॉमिकली किसी को इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनाने ही नहीं आई। खान साहब के दौर में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो भी पीपल्स पार्टी से थे। खान साहब ने उनको अपने पास ले लिया। खान साहब के खुद के लोग तो कभी अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर बनाया नहीं गया, तो जिनको बनाया गया तो उनको इतना काम नहीं आता था। तो हमारी तिजारत के ऊपर तवज्जो रही नहीं है। हमको अपने पड़ोसी मुल्क से तिजारत करनी चाहिए। इंडिया से हमारे कैसे भी ताल्लुकात रहें, वो अपनी जगह पे हैं। बिजनेस तिजारत होनी चाहिए। जैसे इंडिया और चाइना के हालात कितने ख़राब हैं, सरहदों पे झगड़े होते हैं लेकिन इनकी ट्रेड चल रही है। चाइना ताइवान ले लें, इंडिया नेपाल ले लें, दुनिया के कितने मुल्क जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में एक दूसरे से लड़े थे, आज देखिए सब तिजारत कर रहे हैं, आना जाना है। तो तिजारत को पाकिस्तान को पड़ोसी मुल्कों से बढ़ानी चाहिए। और जब पाकिस्तान तिजारत पड़ोसी मुल्क से बढ़ाएगा तो पाकिस्तान को किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये, हम अपने पड़ोसी मुल्कों से लड़ाई ख़त्म ही नहीं करते। तो जिस वजह से हमने तिजारती पॉलिसी सही देखिए, आपका ताल्लुक बिजनेस मैन कम्युनिटी से भी है, आपके ताल्लुकात के हवाले से आप मिलते भी रहते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स दूसरे। तो तिजारती पॉलिसी के अंदर क्या ताजिरों ने कोई पार्ट प्ले किया? मैं इस सवाल के बाद मिर्ज़ा आलम बेग के सवाल के बाद आपकी तरफ आता हूँ। क्या ताजिर बिरादरी आगे आई है इस हुकूमत के हवाले से भी और इमरान खान की हुकूमत के हवाले से? देखिए, यहाँ की जो बिजनेस मैन, जो ज़्यादातर मेजॉरिटी जो बिजनेस मैन हैं यहाँ पर, मैंने उनमें यही चीज़ देखी कि ज़्यादातर बिजनेसमैन शॉर्टकट पे ही तवज्जो देते हैं। हमारे मुल्क का पूरा दारो मदार, हर एक छोटा बिजनेसमैन बड़ा बिजनेसमैन, तो वो ज़्यादातर जो मेजॉरिटी मैंने नोट किया है, यहाँ का बिजनेसमैन भी शॉर्टकट की तरफ ज़्यादा तवज्जो देता है। तो शॉर्टकट की जब आप तवज्जो दोगे तो बिज़नेस क्या कर पाओगे? हाँ, काफ़ी बिजनेसमैन बहुत यानी अच्छे, बहुत क्वालिफाइड हैं, अच्छा बिज़नेस भी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में ना बिज़नेस सही तरह से प्रमोट किया गया, ना बिज़नेस की पॉलिसी को प्रमोट किया गया। हाँ, यहाँ जो बहुत बिजनेसमैन है, उसूल क्या बनता है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, वो जितने भी अच्छे जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, वो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको हर महीने 2 महीने एक मीटिंग करनी चाहिए और उनसे फीडबैक लेना चाहिए। फिर बिजनेसमैनों की सोच शॉर्टकट है, लेकिन जब आप इनसे मीटिंग करेंगे, इनसे बात करेंगे, आप कायल करेंगे कि ये रास्ते जो शॉर्टकट वाले, इनको आप छोड़ें और इस तरह से चले जिस तरह दुनिया चलती है। लेकिन मुझे लगता है जब जो भी प्राइम मिनिस्टर आया, कभी मैंने नहीं देखा कि प्रॉपरली बिजनेसमैनों से, इकोनॉमिस्ट के साथ मीटिंग कर रहे को। वही उनको ज़्यादा बेहतर पता है कि मुल्क को किस तरह से चलाना। तो कभी मीटिंग ही नहीं की, कभी मिलते नहीं, अगर मिले भी तो उनकी बात को इम्प्लीमेंट नहीं किया। और जब बिजनेसमैनों की बात को आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, उनकी बातें सुनने के बाद भी इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तो वो फिर शॉर्टकट रास्ता यूज़ करते हैं। तो उनको तो अक्सर यही कहा जाता है, अक्सर देखा गया कि भाई आपको टैक्स देना, ये देना, वो देना, कोई फैसिलिटी दे के फिर टैक्स लिया जाए तो मेरा ख्याल है बिजनेसमैन देने के लिए तैयार है। अच्छा, आपकी तरफ आता हूँ आलम साहब के। जिस तरीके से मैंने तिजारती पॉलिसी के हवाले से गुफ्तगू की इकबाल साहब से, आप क्या समझते हैं कि पीडीएम की जो तिजारती पॉलिसी वो सही है, या इमरान खान साहब कहते हैं कि हम बस बहुत अच्छी तरीके से जा रहे थे, बस मुल्क संवर जाता अगर कुछ अरसा हमें और मौका दे जाता? देखें, जहाँ तक पीडीएम की और खान साहब की आप बिज़नेस पॉलिसी की बात करें, दोनों ने आज तक बिज़नेस पॉलिसी कोई बनाई नहीं है। ये तो बस वक्त गुजार रहे थे और इसके अंदर इनकी अपनी जो तरजीहात थी उनमें यह था कि किसी भी तरीके से अपना टाइम गुजारना है और उसमें अपने ज़ाती मफादात के लिए क्या करना है। यही वजह आज आवाम रो रही है ना। आप देखें, वसाइल की कमी तो सबसे बड़ी वजह है। किसी भी मुल्क की उसको कायम रखने के लिए 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती है। एक उसका माशी मामला, दूसरे उसके दाखिली और सरहदों के मामला। ये दोनों जगह फेल नजर आए और इस हद तक फेल नजर आया कि आज ये खुद
बहैसियत सियासतदान उन इदारों से लड़ रहे हैं जिन इदारों का वजूद इस मुल्क की सलामती के लिए बहुत ज़रूरी है। यही वजह आपने देखा कि इस वक्त जो सूरत जिस तरह इकबाल भाई ने कहा कि आज जो लोग उनको खान साहब को छोड़ के जा रहे हैं वो हवाओं के रुख की वजह से नहीं जा रहे इकबाल भाई, वो खान साहब की उस बदनीयती की वजह से जा रहे हैं जो खुद से लड़ते लड़ते आज मुल्क की सलामती इदारों से लड़ना शुरू हो गए, जो पाकिस्तान का कोई भी मुहब वतन चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो इस चीज़ को कभी भी काबिल कबूल नहीं होने देगा। देखा जब भी इकबाल साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ कि जिस तरह मैं अभी पहला सवाल आपको छोड़ के गया हूँ, और मैंने अक्सर देखा है कि जहाँ भी जिस जगह पे भी अगर हमने देखा है तो अगर हम इसकी बात करें कि कोई भी हंगामी हालात होते हैं, कोई भी नागानी आफत होती है, कोई भी ऐसा इशू होता तो सबसे पहले हमारे ये इदारे जो है आगे बढ़ के हर किस्म के मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर आप जो आज के जो सियासी हालात चल रहे हैं 9 मई के हवाले से आप बात कर रहे हैं तो देखिए पाकिस्तान में सिर्फ एक ही इदारा है जिसकी क्रेडिबिलिटी है और जिसने मुल्क को जोड़ कर रखा हुआ है, वो पाकिस्तान आर्मी है। इसमें दो राय नहीं है। बदकिस्मती से जिन लोगों के ज़रिए हमारे जो सियासतदान आते हैं, आप पीछे चले जाएं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे चले जाएं, नवाज़ शरीफ को चले जाएं, इमरान खान को चले जाएं, ये जिनके ज़रिए आए हैं और फिर कुछ अरसे बाद जब अवाम में इनकी मकबूलियत हो जाती है तो ये उनसे ही लड़ना शुरू कर देते हैं। ये एक पाकिस्तान की हिस्ट्री अभी तक है। तो अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि जो एक ही इदारा है, देखिए दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान फ़ौज की क्रेडिबिलिटी है, बाकी हमारे सियासतदानों की नहीं है। कहीं से भी हमको लोन चाहिए होती है, कोई भी चीज़ IMF हो गया है, FATF हो गया, और कोई भी प्रॉब्लम से दुनिया से इंटरनेशनली कम्युनिटी से हमको कोई चीज़ चाहिए तो हमारी आर्मी, हमारी फ़ौज को, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो इसका मतलब क्रेडिबिलिटी एक ही इदारे की है और हमको नज़र भी आ रहा है। पाकिस्तान आज जुड़ा हुआ है इतने प्रॉब्लम्स के बाद। अफ़गानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क, इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क, ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क, इनमें हालात कैसे रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान जुड़ा हुआ है तो पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान फ़ौज की वजह से। दुनिया में भी आप एक एक चीज़ बता दूँ, हाल में अभी वर्ल्ड कप हुआ था कतर के अंदर, तो इतनी बड़ी दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान आर्मी से मदद मांगी और सिक्योरिटी इनके हवाले की। तो इसका मतलब पाकिस्तान के इस इदारे को सिक्योरिटी के हवाले से पूरी दुनिया तस्लीम करती है और बदकिस्मती से हम उसी इदारे को कमज़ोर करने के निकले हैं। अच्छा, सियासी मंजरनामे की तरफ मैं आऊँ, जो ये अक्सबंदी है सियासी मंजरनामे की, तो कहाँ कारोबार की हालत देख लें, महंगाई की हालत देख लें, गुर्बत की हालत देख लें, ये सारे क्या असरात दिखा रहे हैं? क्या हम कुछ दिनों में इसको इम्प्रूव कर लेंगे, संभाल लेंगे, या और मज़ीद नीचे की तरफ जाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये आपको भी पता है कि दुनिया के अंदर किसी भी चीज़ के लिए अमन का होना बहुत ज़रूरी है, और उसकी वजह चाहे कुछ भी हो। बहैसियत कौम अगर हम समझते हैं तो हमारे लिए भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम जो अपने आप को उस पैरा में ला के रखें जहाँ दुनिया बैठे, दुनिया देखे, दुनिया कहे कि हाँ यार इनके साथ कारोबार करो। अभी आप देख लें PCB का जो मसला चल रहा है, क्रिकेट की टीमें आपके मुल्क में आने को तैयार ही नहीं हो रही। वजह क्या है उसकी? सबसे बड़ी वजह ये कहते हैं यार हम आएंगे तो किस हालत में कैसे खेलेंगे, और ख़ुद पूरी दुनिया के अंदर खड़े होकर जब आप बीइंग ए लीडर अपनी कौम को तमाशा बनाएंगे तो आप क्या समझते हैं स्टेबिलिटी कायम रहेगी? नहीं, अगर मैं सियासत के हवाले से जैसे ये कह रहे कुछ टाइम के बाद हम इलेक्शन करा देंगे, आप थोड़ा सा वेट करें, तो क्या आपको नज़र आ रहा है कि कुछ टाइम के बाद इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? देखिए, अगर आप इलेक्शन करा भी देंगे, बात यह है कि इलेक्शन का होना ना होना मसला नहीं है। इलेक्शन कराने के बाद क्या भी समझ लेंगे सामने वाले उसको तस्लीम कर लेगा। असल मसला तो ये आ रहा है कि इसका मतलब इलेक्शन नहीं कराए, जैसे चलने दें? नहीं, इसको चलने ना दे। मैंने आपको कहा फौरी तौर पे कौमी अबूरी हुकूमत बनाई जाए जो इन मसलों का हल निकाले, जिसके अंदर इतनी वर्थ हो, जिसके पीछे इतना बैकअप हो कौम का भी और इदारों का भी, कि जो इनको स्टैंड कराएं और इस बात का एहसास दिलाएं कि तुम्हारी इन गलतियों की वजह से आज मुल्क कहाँ खड़ा है। मैंने कहा ना, सियासी इंतशार इस वक्त सबसे बड़ी अलामत बन चुकी है। पूरी दुनिया के अंदर आपको तमाशा बना के रख दिया इन लोगों ने। तो आप क्या समझते हैं इन हालात में कैसे मुमकिन है? किस तरीके से बनाया जाए कौमी, जिस तरह आप कह रहे हैं कौमी हुकूमत बनाई जाए, तो क्या वही सियासतदान जो हम देख रहे हैं ऐसे कैसे मुमकिन है? देखें ना, अगर आप उन्हीं सियासतदान को लेके आते हैं इसका मतलब है कि आपकी कौम के अंदर कोई एबिलिटी नहीं है। आपको भी पता है कि माशाल्लाह आप सब छोड़ दें, इस मुल्क के अंदर ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि जिनको अगर आप मौका देंगे, मैं 10 नाम गिना सकता हूँ आपको, ठीक है ना, लेकिन वो 40 हो जाएगी, उसको छोड़ दे। अभी बात ये, हमें अपने उन इदारों पर पूरा भरोसा है कि जब वो इस मुल्क की सलामती के लिए अपनी जानों का नजराना दे सकते हैं। इसलिए अभी भाई जैसे 12 महीने का ना, खान साहब उनके जरिए आए थे, तो अगर हम इस बात को मान लेते हैं इसका मतलब उनको लाया जा सकता है, तो फिर उन लोगों को भी लाया जा सकता है कि जो आगे इस मुल्क को संभाल सकें। ऐसा नहीं है इकबाल भाई, इस वक्त पता है क्या है बात, एक मौरूसी सियासत है
और एक वो सियासत है जिसने आज इमरान खान का रूप धारा हुआ है। लेकिन नहायत अफसोस करना पड़ा, इस कौम ने उनको सर आंखों पर बिठाया, लेकिन उसके बावजूद कौम को डिलीवर नहीं कर। उनके पास एक एजेंडा था कि सामने वाला चोर है, सामने वाला गलत है। वो साहूकार की आपने मिसाल सुनी होगी, यस, वो साहूकार वाली आपने मिसाल सुनी होगी, जो चोर से भी मजा लेता है, खुद को चौकीदारी पे भी रख लेता है। तो ऐसे में कैसे मुमकिन है? इस टाइम पीडीएम का भी ये हाल है कि पीडीएम जब अपनी हुकूमत में थी उस वक्त एक हुकूमत थी तो भी हाल था, आज ये 12-13 अफराद मिलकर कौमी बना के बैठे हैं तो भी यही हाल है। मिर्जा साहब मुझे ब्रेक पे जाना, नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। खुश आमदीद नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम बात से बात और मेरे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर करीम अहमद ख्वाजा साहब। इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हज़रत, ठीक हैं आप? जी बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल करने लगा हूँ कि ख्वाहिशों के इस पाकिस्तान में जरदारी साहब की ये ख्वाहिश है कि आइंदा जो वज़ीर आज़म है वो बिलावल भुट्टो होंगे। कैसे देख रहे हैं आप, के वाकई बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर आज़म बनने लगे हैं क्या? देखिए, ख्वाहिश तो नहीं है, एक स्ट्रगल है पीपल्स पार्टी की, जिसमें इस स्ट्रगल में पाकिस्तान के मजलूम अवाम, जिसकी वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बने, जिसकी वजह से बेनज़ीर शहीद प्राइम मिनिस्टर बनी, जिसकी वजह से जरदारी साहब सदर मुमलिकत बने, जिसकी वजह से हमारी हुकूमत वफाक और सूबे में बनी मुख्तलिफ वक्तों में, और वही हमारा पॉलिटिकल ढांचा है। और बिलावल साहब स्ट्रगल कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये ख्वाहिशात नहीं है, स्ट्रगल है। और अवाम की बेहतरी के हवाले से हम उम्मीद करते हैं कि यंग आदमी है और बनेगा इंशाल्लाह। अच्छा, जो मंजरनामा इसमें खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी खामोश है। मेरे साथ इकबाल एडवानी साहब है जो तजिया निगार भी है माशाअल्लाह, और मेरे साथ मिर्जा आलम बेग साहब भी तजिया निगार है, वो भी आपसे कुछ गुफ्तगू करेंगे। मैं आपसे ये कहने लगा हूँ कि ये सियासी मंजरनामे पे जिस तरह नून लीग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, लेकिन मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खामोश है। तो क्या कुछ अगर कराची के हवाले से बात करूँ, मेयरशिप के हवाले से बात करूँ, तो क्या पीटीआई आप लोगों के साथ आना चाह रही है क्या? देखिए, पॉलिटिक्स में तो बातचीत के दरवाजे तो हमेशा खुले होते हैं और सब पार्टीज के लिए खुले हैं, बातचीत हो सकती है। प्रीवियसली पीपल्स पार्टी की 50 साल की तारीख में हमने दरवाजे कभी बंद तो नहीं किए किसी भी पार्टी के लिए। नहीं तो आप क्या, आपकी जो खामोशी है कुछ क्या दिखा रही है? वो क्या मतलब इस पीडीएम के आप हिस्सा है लेकिन आप थोड़ा सा बिल्कुल खामोश हो गए इस हवाले से? ये तो क्या करें, खामोश नहीं रहे। जो इलेक्शन आएगी तो इलेक्शन के लिए हम काम करेंगे। अभी हम पीडीएम के साथ बैठे हैं, सुनने दीगर जमातों से हमारे दरवाजे खुले पड़े हैं, तो क्या अब शोर मचाएंगे क्या, घर से जुलूस करेंगे क्या? वक्त होती है। अच्छा, मैं अगर कराची की बात करूं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे हैं कि आपकी मरदमशुमारी बिल्कुल ही सही नहीं है, सिंध के अंदर आप कुछ दिखा रहे हैं, हैदराबाद में कुछ दिखा रहे हैं, कराची में कुछ दिखा रहे हैं, तो ये क्या है? मतलब आइंदा का मेयरशिप के हवाले से अगर मैं गुफ्तगू करूँ तो ये क्या हो रहा है? देखिए, ये मरदमशुमारी हम तो नहीं करवा रहे हैं, सेंसस के डिपार्टमेंट करवा रहा है। और आज वज़ीर आला की स्टेटमेंट भी आई है जिसमें उन्होंने डिससैटिस्फैक्शन की बात की है, और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि मरदमशुमारी में कमी बेशी हुई है, खासतौर पर सूबे सिंध के जो 3 जिले हैं जहाँ लॉ एंड ऑर्डर खराब है, कश्मीर है और गोटकी है और शिकारपुर, जहाँ की ऑपरेशन चल रहा है, जहाँ डेपोट्स हैं, तो वहाँ तो हुई नहीं है बकौल चीफ मिनिस्टर के, लेकिन हम गलत बात नहीं कर रहे होंगे। अच्छा, ये मिर्जा आलम बेग साहब आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। जी मिर्जा साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, जैसा कि मैंने अभी सुना कि आपने गुफ्तगू में फरमाया कि बिलावल साहब को बहैसियत इस मुल्क का हुक्मरान आप देख रहे हैं, और ये एक मजलूम आवाज़ की, मसलूम आवाम की आवाज़ है और मुल्क की ज़रूरत भी है। तो मैं समझता हूँ पिछले जो इतने साल पीपल्स पार्टी ने अपनी पॉलिसी तो आप चेंज नहीं करेंगे, फर्द वाहिद के आने से पॉलिसी तो चेंज नहीं होती। और उस वक्त जो माजी में पीपल्स पार्टी ने कौम को देना था कि आप समझते हो डिलीवर कर सकी थी। आज क्या वजह है कि इमरान खान के दरमियान अपनी जगह बना चुका, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप समझते हैं कि इसके बाद आपको फिर इख्तिदार का उसूल हो जाएगा और इंशाअल्लाह ताला अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो आपके पास ऐसी क्या पॉलिसी है इसकी वजह से ये आवाम जो फिर आपके पीछे चल पड़े? इसलिए मैंने तो हमेशा देखा है जो हुकूमत इख्तिदार में होती है उनकी तरजीहात कुछ और होती हैं, जब वो लोग साइड में हो जाते हैं या पोजीशन में आते हैं उनकी तरजीहात बदल जाती है, आवाम बेचारी वहीं की वहीं खड़ी होती है।
जी देखिए, पीपल्स पार्टी को 50 साल हो गए हैं और पीपल्स पार्टी सेंटर टू द लेफ्ट पार्टी है। दीगर पार्टीज जो भी हैं इस मुल्क में वो या तो सेंटर टू द राइट पार्टी है या मजहबी सियासी पार्टियां हैं। तो एक तो ये है कि हमारा शुरू के दिन से सारे पाकिस्तान के किसान, मजदूर और गरीब तबके और औरतों के लिए और नौजवानों के लिए हमने वोट उस बुनियाद पर हमें मिलते रहे। कभी हम जीतते हैं, कभी नेचुरली नहीं हारते हैं। और ये सारी दुनिया में जो भी सियासी जमातें हैं उनका इस तरह होता है। कांग्रेस को देखें, माजरत के साथ आपकी बात का कलाम कर रहा हूं मैं। आपने कहा कि कभी जीतते हैं कभी हराए जाते हैं, तो इसका मतलब है असल कुव्वत ताकत की और है। दूसरी चीजें सियासतदानों के दरमियान म्यूजिकल चेयर हम आवाम के लिए कब खत्म होगी? नहीं, आपकी पॉलिसी के ऊपर बात कर रहे थे, तो पॉलिसी क्या ऐसी है, क्या कहते हैं सेनेटर साहब? देखिए, आपने सुनी बात, मुकम्मल नहीं की, जल्दबाजी हो रहे हैं। जी जी थोड़ा तो आप थोड़ा मेच्योरिटी रखें, सवाल तज्जे कर रहे हैं, थोड़ी मेच्योरिटी रखें। सबसे पहले तो मैंने कहा कि हम जीतते भी हैं और हारते भी हैं, और ये सारी दुनिया में पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह होती है। हार जाने का मतलब है तो गिव अप तो नहीं करना। कांग्रेस 50 साल से हिंदुस्तान में जीत रही थी, अभी नहीं जीत रही है। कहीं जीत रही है, कहीं हार रही है, तो उसका क्या मतलब है कि वो गिव अप कर ले? सारी दुनिया में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इलेक्शंस में जाती हैं और कभी अच्छे रिजल्ट आते हैं, कभी नहीं आते। यही हाल पाकिस्तान में भी इसी तरह है। तो बाकी हमने बहुत काम किए हैं जिसकी वजह से अवाम हमें मुख्तलिफ वक्तों में मौका दिया है, और अगर हमसे नहीं हुए तो लोगों ने मौका नहीं दिया, फिर दोबारा मिल जाते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज तो इसी तरह ही चलती हैं। ठीक है, इकबाल साहब आप सवाल करना चाह रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मेरा सवाल ये है कि 2008 से लेकर 2013 तक आप लोगों की वफाक में भी गवर्नमेंट रही, और तकरीबन अभी भी आपकी वही टीम है। सब अब बिलावल साहब आ जाएंगे वज़ीर आज़म, अगर बिलावल साहब आ जाते हैं वज़ीर आज़म और वफाक में आप आ जाते हैं, तो ऐसी क्या चेंज होगी आपकी पॉलिसी कि उससे बेहतर आप लोग हुकूमत कर पाएँ? एक सवाल ये है मेरा, और इसके साथ मैं एक दूसरा सवाल भी आपको कह देता हूँ कि एमक्यू वाले कह रहे हैं कि अभी आज चीफ मिनिस्टर सिंध ने एक अनाउंसमेंट की कि सिंध के अंदर जो मर्दनशुमारी हुई उसमें सही काउंटिंग नहीं की गई। एक तरफ आप ये क्लेम कर रहे हैं, तो फिर जब एमक्यूएम और जमात इस्लामी वाले कह रहे हैं कि कराची में भी सही काउंटिंग नहीं की गई, तो फिर आप इनकी बात को क्यों तस्लीम नहीं करते? ये तो चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट जनरल आई है, सारे सूबे के लिए आई है। तो इस पर उन्होंने एतराज किए हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुराद अली शाह ने ये बात की है। जहाँ तक पहला सवाल आपका ताल्लुक है कि हमें जो वोट मिलते हैं गरीब आवाम के हवाले से मिलते हैं वोट, और नेचुरली हमारी कोशिशें हैं कि रोड रास्ते बने, स्कूल कॉलेजेस बने, मेडिकल फैसिलिटीज मिले सारे पाकिस्तान में, और लोगों को जो है सहूलतें मिले, इम्यूनिटीज मिले और रोजगार मिले। जुल्फकार अली भुट्टो ने जो है ये जो पाकिस्तान में जो आज रेमिटेंस आ रही है उसी की बुनियाद पर जो लोग सारी दुनिया में मजदूरी मेहनत के लिए जाते हैं, और नेचुरली हम चाहेंगे कि कारखाने बने, ज़राअत की पैदावार बढ़े। ये हमारे शुरू से उसूल हैं, इस पर हम वोट लेते भी रहे हैं, जीतते भी रहे हैं, और दोबारा भी हम कोशिश करेंगे कि आवाम को फायदा हो। 2018 के बाद, 1 मिनट, जी जी 2008 के बाद 18 अमेंडमेंट हम लेकर आए। उसके बाद जो है जो सदारती जो सिस्टम था जो परवेज मुशर्रफ ने किया था वो हमने खत्म किया। बहुत से तरक्याती काम हम लेकर आए। दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पीपल्स पार्टी ने किया सारे पाकिस्तान में, जिसको कंटिन्यू नवाज शरीफ ने किया। सीपैक का काम जो है आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी की वक्त शुरू हुआ, जिसको कंटिन्यू नवाज शरीफ साहब ने किया। ईरान से जो है मुख्तलिफ मुआहदे हुए, वेस्ट से मुआहदे हुए, यूरोप अमेरिका से मुआहदे हुए। तो ये तो शुरू से पीपल्स पार्टी करती ही रही है और आइंदा दिनों में भी करेगी जब मौका मिलेगा तो। जी इकबाल साहब। नहीं, मेरा सवाल यही था, अभी भी वही है कि 2008 से 13 तक आपकी जो गवर्नमेंट रही, वो जो भी आपने उस वक्त जो काम किया उसको तो आवाम ने रिजेक्ट कर दिया ना। उसी को आवाम ने रिजेक्ट किया, इसी वजह से आप अभी सिंध तक महदूद हो गए।
अब अगर आपको कोई ऐसा चांस मिलता है कि वफाक में आपकी गवर्नमेंट होगी, उस पॉलिसी से क्या बेहतर पॉलिसी लाएंगे, या उस वक्त जो आपने गवर्नमेंट की थी उसके मुकाबले में ऐसी क्या बेहतर गवर्नमेंट करेंगे, ऐसी क्या आपके पास नई पॉलिसी है? क्योंकि वही पॉलिसी पे अगर उसी तरह से आप गवर्नमेंट अगर चलाएंगे तो वो तो एक ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुकी है, इसी वजह से आपको वोट नहीं मिले। अगर बाई चांस अगर आपको मिल जाता है, अभी वफाक में आप आ भी जाते हो, तो ऐसी क्या चेंजिंग लाएंगे, ऐसे नए फेज लाएंगे, आप अपना मिनिस्टर चेंज करेंगे, आपके पास आज की तारीख में भी टीम वही है, तो फिर ऐसे कैसे बेहतरी आएगी? तो वही गवर्नमेंट अगर होगी तो फिर तो आप एक बार उस गवर्नमेंट के साथ या उस टीम के साथ तो आप लोग रिजेक्ट तो हो चुके हो ना। आपके हिसाब से रिजेक्ट हो चुके हैं, हमारे हिसाब से तो नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हमारा जो मैनिफेस्टो है वो आवाम की बेहतरी के लिए है, रोशन ख्याली के लिए, तरक्की पसंद सोच के लिए है, रिजत परस्त का मुकाबला करने के लिए, रोजगार के लिए है, सेहत और तालीम के लिए है। ये आपके हिसाब से आपने वोट नहीं दिया, दूसरी बात है, आपकी अगर सोच ही है तो भले आपकी मर्जी, बाकी लोग तो वोट देते हैं, आपके कहने से तो वोट रुकेंगे तो नहीं। और जहाँ तक टीम का ताल्लुक है, जो पार्लियामेंट में जो जीत कर आएगा वहीं से मिनिस्टर बनेंगे, वहीं से जो है वजीर आला बनेंगे सारे। अच्छा करीम साहब, मैं आपसे बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सामने आ रही है। मैं आपसे आखिरी सवाल कराची के हवाले से करने लगा हूँ कि इस वक्त जो है जो मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर क्या देख रहे हैं कि मेयर जमात इस्लामी का अगर आ जाता है तो क्या आप उसको सपोर्ट करेंगे, नंबर 1। और अगर आपका मेयर आता है जो क्या कहते हैं मुर्तजा भुट्टो साहब का नाम आगे आ रहा है, तो क्या देख रहे कराची तब्दील होता हुआ नजर आएगा आपको? देखिए, जमात इस्लामी बुनियादी तौर पर एक रुजत परस्त पार्टी रही है। पाकिस्तान बनने के बाद मजहबी फसादात उसके होते हुए 79 में उनको 2 दफा मेयरशिप मिली, बिहार के कंधों पर बैठ कर आए। और कराची में जो भी आज इश्यूज हैं, जो नकल इम्कानी के और दीगर जो इश्यूज हैं, वो जमात इस्लामी ने क्रिएट किए। उसी के बटन से दूसरी लसानी जो तंजीमें। सर मेरा सवाल सर कुछ और है। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग जमात इस्लामी को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे अगर आ जाते हैं तो, नंबर 1। और अगर आप लोग आओगे तो क्या करेंगे, आपको क्या कराची में क्या तब्दीली लेके आएंगे? भाई नंबर की बुनियाद पर मेयर बनेंगे, कोई ज्योतिषी तो मैं नहीं हूँ सर। मेरा सवाल ये है कि अभी हुआ कुछ भी नहीं है, मैं अभी भी वहीं खड़ा हुआ हूँ उस सवाल के ऊपर कि अगर आ जाते हैं जमात इस्लामी के मेयर तो आपकी सपोर्टिंग होगी उनको या नहीं होगी? तो क्या हम जाकर लड़ेंगे? जो नहीं लड़ेंगे नहीं, मतलब हर चीज के फेवर के हवाले से जिस तरीके से वो काम करते हैं। मेरी बात सुन। वोट अगर हमारे ज्यादा होंगे तो हम आएंगे, अगर किसी और के वोट होंगे तो वो आएंगे। ये तो एक सवाल इस तरह ही बनता है। सर मेरा सवाल अभी भी वहीं खड़ा है। फिर मुख्तसर जवाब चाहूंगा कि अगर आ जाते हैं तो आपकी सपोर्टिंग होगी नहीं, और अगर आपके मेयर आते हैं तो कराची के लिए क्या करेंगे? बस ये मैं कहना चाह रहा हूं। कराची के लिए हमने बहुत अच्छा काम पहले भी किया, अभी भी करेंगे। ये तो मजहबी तफरीक पैदा करने वाली तंजीम है। सर मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, सिर्फ आपका एक जुमले के अंदर जवाब कि आपकी सपोर्टिंग वहाँ होगी या नहीं होगी, बस। भाई सपोर्टिंग किस तरह होगी? क्या भाई जिसके अगर उसके वोट ज्यादा, अरे अगर आ जाते हैं और नहीं आते तो फिर आपका मेयर आएगा। अगर आ जाते तो आप लोग सपोर्ट करेंगे नहीं, बस ये जुमले के आ जाते। पहले भी तो उनके मेयर बने हैं, पहले भी मुख्तलिफ पार्टीज के मेयर बने, तो कौन किसी को रोक सकता है क्या? अगर उनके वोट ज्यादा होंगे। ठीक है। करीम अहमद ख्वाजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन के ऊपर थे। माशाल्लाह आपने अपनी पार्टी के हवाले से जो कुछ आपने अपने सामने पेश करने की कोशिश की, बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ आपने वक्त अपना कीमती दिया, हम बहुत शुक्रिया आपका करते हैं। इकबाल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि इस वक्त देख रहे हैं कि हम जो पोजीशन है, अगर हम थोड़ी सी कराची की भी बात कर ले और मरदमशुमारी की भी बात कर ले, जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल साहब MQM के जो कह रहे हैं कि जो मरदमशुमारी हुई वो ऐसी है, कराची को कम दिखाया गया, हैदराबाद को कम दिखाया गया, दूसरे सूबे इससे ज़्यादा है, तो क्या किस तरीके से ये सियासत जा रही है? क्या देखिए, ये तो काफ़ी टाइम से चल रहा है कि जहाँ जिन इलाके में मेजॉरिटी है जिस पार्टी की भी, वो वहाँ की मरदमशुमारी को एक्सेप्ट नहीं करता, कहते हैं कि कम है। जैसे सिंध के अंदरूनी सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और उनकी मेजॉरिटी भी वही है, उसी की वजह से इनकी गवर्नमेंट है, तो वो वहाँ का एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ये लोग यहाँ का एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो पाकिस्तान में प्रॉब्लम यही है कि किसी चीज़ को भी कोई तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है।
तो ये सिलसिला चलता रहेगा। और जिस तरह इसके बाद अगर इलेक्शन होंगे तो उसमें भी यही बात आएगी, ये धांधली हो गई। तो ये पाकिस्तान में ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कभी ख़त्म हो, क्योंकि ये मामले चलते रहते हैं। जहाँ जिसके साथ लगता है वो उसके मतलब की चीज़ नहीं मिल रही या मतलब का रिजल्ट नहीं आ रहा, वो काउंटिंग की सूरत में हो या अदालत की सूरत में हो, तो उसको वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो भले इलेक्शन की सूरत में हो, किसी भी सूरत में हमारी मतलब का रिजल्ट नहीं आएगा तो हम लोग नहीं मानेंगे। ये हमारी एक सोच बन गई अच्छा, है। एक सवाल मैं आपसे करके फिर मिर्ज़ा साहब की तरफ बढ़ता हूँ। अगर कराची के अंदर जमात इस्लामी आ जाती है तो कराची को कैसे देखते हैं? अगर कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ जाती है तो आप कराची को कैसे देखते हैं? देखिए, जमात इस्लामी के बारे में हर किसी की अपनी अपनी राय है। मेरी राय जमात इस्लामी के बारे में ये है कि जमात इस्लामी आएगी तो काम तो करेगी। आप अगर हिस्ट्री भी उठाने, भले वो किसके ज़रिए भी आए हों, कराची के अंदर काम उन्होंने किया, इसमें तो राय नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कराची के अंदर अगर जमात इस्लामी की आप इनके जितने भी जो लोग आए, इनके जितने कैंडिडेट हैं या इनके जो अमीर बने हैं, किसी ने भी किसी के ऊपर भी आज तक किसी करप्शन का केस नहीं हुआ। और ये जिस तरह की इनकी आपको रिहाइश नज़र आएगी, जिन तरह से इनका तौर तरीका है, जिस तरह के ये लोग हैं, तो कहीं देखा ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत बड़े मतलब करप्शन में कभी इनका नाम आया हो। तो जमात इस्लामी अगर कराची में इनको मिलती है मेयरशिप या इनको पावर मिलती है, बल्दियाती इदारे इनके पास आ जाते हैं, तो जो एक रियलिटी है, तो जमात इस्लामी काम तो बहुत अच्छा करेगी। अच्छा, आप समझते हैं कि इन्हें मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ हर उस इंसान को, हर उस पार्टी को मौका मिलना चाहिए जो काम डिलीवर कर रही है। क्योंकि आप देखें, जब भी इनका मेयर पहले भी 1978-79 में आया था, काम किया था इन्होंने। इसके बाद मुशर्रफ के दौर में भी आपने देखा बल्दियाती इदारों ने बहुत काम किया था, तो उसमें भी ये जमात इस्लामी थी। तो जमात इस्लामी से आप हज़ारों क्लेम कर शिकायतें कर सकते हैं, हज़ारों खामियां निकाल सकते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जब भी इनको बल्दियाती इलेक्शन में अगर ये कामयाब हुए हैं कराची के हवाले से, या मेयर इनका आया है, तो काम तो इन्होंने बहुत किया है। ये एक सच्चाई है और हिस्ट्री तो यही बता रही है। कराची के हवाले से मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी बात करूँगा। पहले मैं मिर्ज़ा साहब की तरफ जाता। आप क्या समझते हैं कि अगर मैं ये वाली बात कहूँ, जिस तरह मैं उनसे सवाल कर रहा था, लेकिन वो किसी भी सूरत के अंदर जो है जमात इस्लामी के हवाले से वो नहीं कह रहे थे, कभी इधर कभी इधर। अगर जमात इस्लामी आ जाती है कराची के लिए एज ए मेयर की हैसियत से, तो क्या लगता है कुछ काम होगा, मौका मिलना जी चाहिए? बिल्कुल, वो आपकी बात समझ नहीं पाते। बेसिकली आपका सवाल जो था बड़ा वैलिड था, लेकिन वो शायद उसको समझ नहीं पा रहे थे या समझना नहीं चाह रहे थे। कुछ सियासी पस मंज़र भी होता है, लेकिन हकीकत यही है कि अगर जमात इस्लामी इस मुल्क का इंतज़ामी मामला संभाल लेती है तो उसमें पीपल्स पार्टी का काम सिर्फ एक रह जाता है जो बहुत ज़रूरी है, जिससे आप इनकार नहीं कर सकते, वो है फ़ंड्स की फराहमी। अगर उस बेचारे को फंड्स नहीं मिलेगा, वो काम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले कॉर्पोरेशन होना चाहिए ईमानदारी से, चूँकि शहर के मफाद में, सूबे के मफाद में, कि कोई भी जमात आती है अगर ईमानदारी से आती है तो दूसरी जमात का काम है उसको तस्लीम करना। और ऐसे में जमात इस्लामी अगर आती है तो पीपल्स पार्टी का काम है उसको ईमानदारी से फंड्स फराहम करे। देखें ना, अगर वो आगे सवानों में बैठ भी जाएंगे, उनके पास फंड्स नहीं होगा, आप क्या समझते हो काम कर पाएंगे बेचारे? कैसे कर पाएंगे? तो आपके नज़र में मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। काम किया उन्होंने। अच्छा, अगर मैं पीपल्स पार्टी की बात करूं, अगर पीपल्स पार्टी अगर कराची की मेयरशिप के ऊपर आ जाती है और बहुत टैलेंटेड बंदे हैं उनके, ये नौजवान जिसके बारे में गुफ्तगू की जा रही है कि इस शख्स ने बड़े अच्छे तरीके से काम किया, तो मैं समझता हूं तो फिर तो फ़ंड की भी मसला नहीं होगा, और फिर ये अपने आप को ज़रा सा और एक्टिव करके करेंगे, तो क्या कराची के लिए और अच्छा नहीं हो जाएगा अगर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आती है तो? अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर मेयर में आ जाती है, जैसा आपने कहा मुर्तज़ा वहाब के हवाले से, तो मुर्तज़ा वहाब से तो उम्मीद है कि काफ़ी काम कर जाएंगी। जो भाईजान ने कहा फ़ंड के हवाले से, तो वो प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी फ़ंड के हवाले से। अगर मुर्तज़ा वहाब भी मेयर बनते हैं कराची के बनते हैं मेयर, तो मुझे लगता है वो भी काफ़ी काम कर जाएंगे, क्योंकि उनको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी जो जमात इस्लामी के किसी मेयर को आएगी कि फ़ंड के हिसाब से। तो फ़ंड के हवाले से उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी और उनके पास कोई ऐसा वैलिड बहाना भी नहीं होगा कि मैं काम क्यों नहीं कर पा रहा। हाँ, जमात इस्लामी अगर आती है तो ये एक प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर हालात के हिसाब से अगर कराची में कोई ना किसी को आना चाहिए, लेकिन जो ना आने से बेहतर है कोई भी आ जाए, या पीपल्स पार्टी से आ जाए या जमात इस्लामी से आ जाए, कम से कम एक काम तो शुरू हो जाए। अगर मुर्तज़ा वहाब भी मेयर बनते हैं तो मुझे लगता है वो भी काफ़ी काम कर जाएंगे। अच्छा, मैं एक जुमले में सुनना चाहूँगा, क्योंकि बिल्कुल आखिरी नमाज की तरफ मेरा प्रोग्राम है और चंद मिनट ही है मेरे पास। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का क्या मुस्तकबिल देखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मुस्तकबिल देखते हैं, और PTI का क्या मुस्तकबिल देखते हैं?
देखिए आज की तारीख, आज के जो हालात हैं, मुस्लिम आज अगर फेयर इलेक्शन हो जाते हैं, फेयर इलेक्शन, तो पीटीआई जीत जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहली चीज़, आज इलेक्शन होते हैं तो नून लीग तो मुझे लगता है कि कहीं भी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि पंजाब में तो मुझे लगता है अपनी मकबूलियत खो चुके हैं। पीपल्स पार्टी का ये है कि आज भी इनके पास सिंध है, इलेक्शन होंगे तब भी इनके पास सिंध रहेगा। अब रहा इलेक्शन होते हैं कि नहीं है, अब पीटीआई का प्रॉब्लम ये आ गया कि पीटीआई ने इतने मास्क खोल लिए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि पीटीआई को उस तरह की स्पेस मिल पाएगी, इनको इलेक्शन लड़ भी पाएगी कि नहीं। अब इमरान खान के सियासी कैरियर पे, सियासत के मुस्तकबिल के इमरान खान के एक सवाल या निशान तो आ गया है। ठीक अब है उसके लिए जी मिर्ज़ा साहब, आप क्या कहेंगे इसी सवाल के हवाले से? मुस्लिम लीग, पीटीआई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्या मुस्तकबिल? देखिए, इकबाल भाई ने बड़ी वज़ाहत से इसका जवाब दे दिया है कि अगर हम कुछ अरसे पहले चले जाएँ, आवाम के जो अगर हम देखते हैं रुझान जो था ख़ासतौर पर यूथ का, वो खास तौर पर बड़ा सपोर्ट कर रहा था। लेकिन मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो चीज़ें सामने हैं, उसके बाद मैं समझता हूँ कोई भी बाशऊर शख्स जो है कम अज़ कम ये फैसला लेने में 10 बार सोचेगा। अब रही बात पीडीए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की, तो मैं नहीं समझता, बाकी तो आपको पता है पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है, ठीक है ना, लेकिन नून लीग इस वक्त मैं समझता हूँ सबसे कमज़ोर पहलू पे खड़ी हुई है, क्योंकि इस वक्त फ्रंट पे सबसे ज़्यादा वही खेल रही है। कौम को डिलीवर करने के लिए उससे उम्मीदें सबसे ज़्यादा लगी हुई हैं, लेकिन वो डिलीवर करने में नाकाम हो चुके हैं। इसकी वजह से मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी बच जाती है, जो कहीं ना कहीं किसी पहलू से आगे अगर आ जाती है तो भी उसको मौका दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया इकबाल अडवाणी साहब, बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा आलम बेग साहब। नाज़रीन, आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा और हमने जिस तरह की बात की उससे ऐसा लग रहा है जैसे मुस्तकबिल के अंदर एक जो मायूसी की फ़िज़ा है, लेकिन अल्लाह के घर पे देर है अंधेर नहीं। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं मुतमईन हूँ, अगरचे ख़राब है माहौल, ख़ज़ा के बाद का मौसम बाहर होता है। उम्मीद हमें रखनी चाहिए अल्लाह से कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जितने अच्छे लोग हैं और उसी तरीके से हमारा पाकिस्तान भी इंशाल्लाह संवरेगा। और दुआ के साथ आपके एहतसाब की भी ज़रूरत, अपने आप को पेश करना और इस पाकिस्तान के लिए हमें भी कुछ करना और हमें अपने हिस्से का काम करना। इन्हीं अल्फाज के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और अल्लाह है तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। और जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो इस खाकसार को और वतन अज़ीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।